इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की 2026 एनर्जी क्राइसिस पॉलिसी रिस्पांस ट्रैकर रिपोर्ट बताती है कि पश्चिम एशिया के युद्ध की वजह से 82 देशों और देशों के समूहों ने ऊर्जा बचाने के लिए अलग अलग कदम उठाए हैं। इनमें तेल की खपत कम करना, गाड़ियों की स्पीड लिमिट लगाना, ईंधन राशनिंग करना और निजी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी जैसे उपाय शामिल हैं। 14 देशों ने वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया है। 8 देशों ने एयर कंडीशनर का तापमान तय कर दिया है जो 26 डिग्री के ऊपर नहीं चलेगा। 6 देशों ने स्कूल और यूनिवर्सिटी या तो बंद कर दिए हैं या उनके खुलने का समय कम कर दिया है। यानी जो स्टेप्स दुनिया के बाकी देश उठा रहे हैं, भारत ने अभी वो स्टेप्स नहीं उठाए। मोदी ने देशवासियों को अभी सिर्फ सलाह दी है, सिर्फ गुजारिश की है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है। भारत ने अब तक ऊर्जा संकट को दूसरे देशों की तुलना में बेहतर तरीके से संभाला है, लेकिन आगे लंबा खेल है। अगर युद्ध चला तो महंगाई बढ़ेगी, घाटा बढ़ेगा और ग्रोथ पर असर पड़ेगा। इसलिए सरकार अभी से सावधानी से कदम उठा रही है। आम आदमी को बचाते हुए अर्थव्यवस्था को भी संभालना है। इसके लिए आगे का प्लान बना रही है। मोदी ने जो 7 मंत्र दिए हैं वो इसी प्लान का हिस्सा हैं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपील पर देश उनके साथ चल पड़ा है। रोड पे गाड़ियां कम हो गई हैं, लोगों ने पेट्रोल डीजल बचाना शुरू कर दिया है, कार पुलिंग शुरू हो गई है और पूरी तरह से सोने की दुकान पर भी भीड़ खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री जब अपील करते हैं, देश उसके साथ चलता है, क्यों प्रधानमंत्री एक सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि देश के अभिभावक, गार्जियन, देश के नेता हैं। वो जो आवाज देते हैं उस आवाज के साथ देश चलने लगता है। प्रधानमंत्री जी की अपील ये देश हित में अपील है। हम सभी को प्रयास करना होगा। मैं ये मानता हूं कि एक दिन में सारा बदलाव नहीं हो सकता है, लेकिन सबने थोड़ा थोड़ा प्रयास किया तब भी बदलाव हो सकता है। हम लोग भी अपने अपने तरीके से इसमें क्या बदलाव कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से देवेंद्र फडणवीस क्या बदलाव कर सकता है, शासन के रूप में महाराष्ट्र शासन क्या बदलाव कर सकता है और जनता को हम किस प्रकार से प्रेरित कर सकते हैं, ये पूरा प्रयास हम महाराष्ट्र में करेंगे। ये वैश्विक संकट कोई नरेंद्र मोदी जी के कारण थोड़ी ना आया है। ये वैश्विक संकट वहां आया है, पूरी दुनिया उस संकट के कारण चुनौती का सामना कर रही है, तो भारत भी कर रहा है। और हमारे भारत के अंदर इतनी सामर्थ्य है। मोदी जी ने जो अपील की है देशवासियों से, देश उस दिशा में चल रहा है। हम उत्तराखंड में भी अपनी एडवाइजरी बना रहे हैं, जारी कर रहे हैं। अधिक से अधिक हम ईंधन बचाने के लिए, उर्वरक बचाने के लिए जो हमारे अन्य विकल्प हो सकते हैं, उन सभी विकल्पों पर हम काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि पूरे भारतवासी, चूंकि मोदी जी के अपील का ही असर था कि कोरोना महामारी में लोगों ने उसको माना और हमारा देश उस वैश्विक संकट से उभरा, तो ऐसे समय में भी पूरा देश एक होकर जो है इस संकट को भी, इस चुनौती को भी पार करेगा। अमेरिका जो खुद जिसकी तेल उत्पादन की क्षमता बहुत ही बड़ी है, वहां भी वहां के उपभोक्ताओं को बढ़ी हुई कीमतों पर भुगतान करना पड़ रहा है। और यूरोपीय यूनियन से लेकर दुनिया के तमाम मुल्कों, और चाहे वो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का सवाल हो, जिस तरह की पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि दर्ज हुई है और जो मुश्किलें जिस तरह से बढ़ती जा रही हैं, भारत सरकार, या यूं कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यशस्वी नेतृत्व में देश ने आम लोगों को कठिनाइयों का सामना नहीं करने की स्थिति उत्पन्न होने दी। अगर हम नियंत्रित तरीके से और संयम के साथ सोने की खरीदारी का सवाल हो, विदेश यात्राओं का सवाल हो, जो पेट्रोलियम पदार्थों का फिजूल खर्ची है, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां फॉरेक्स का बड़ा हिस्सा आयात में जाता है, तो ये जरूर कौन क्या कहता है उसे महत्वपूर्ण है कि हमारी विवेकशील जो जनता है उसे धैर्य के साथ इस मुश्किल का सामना करने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए और देश की मदद करनी चाहिए। यानी एक ऐसा वक्त जब मोदी देश को भविष्य के संकट से सावधान कर रहे हैं, उस वक्त मोदी विरोधी पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, पोस्टरबाजी कर रहे हैं।
मोदी नाकाम हो गए हैं। मोदी ने देश का बुरा हाल कर दिया। कांग्रेस का इकोसिस्टम अपनी टाइमलाइन पर ऐसे ऐसे नैरेटिव बना रहा है। राहुल हो, तेजस्वी हो, अखिलेश हो, सुप्रिया सुले हो या फिर इंडिया अलायंस से जुड़ा कोई और नेता, हर कोई इस ग्लोबल क्राइसिस के बीच मोदी को घेरने वाली स्क्रिप्ट पर काम कर रहा है। मोदी की अपील को एक दूसरा नैरेटिव देकर देश के लोगों के बीच परोस रहा है। दरअसल इस इकोसिस्टम का सिंगल पॉइंट एजेंडा ही यही है कि किसी तरह ग्लोबल क्राइसिस के बीच मोदी की कोशिशों को नाकाम कर दो। देश के लोगों की नजरों में मोदी को बदनाम कर दो। ये अपील नहीं है, ये पतन का अपना ऐलान किया है। जो संकट बता रहे हैं, संकट तो बीजेपी खुद है। सत्ता में कौन लोग हैं? बीजेपी खुद है। जो लोग अपनी अर्थव्यवस्था का दावा करते थे कि हम दुनिया में ये अर्थव्यवस्था बन गए, तो आज अर्थव्यवस्था क्यों गड़बड़ा गई? क्यों अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई? क्यों अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है? और फिर किसान की आय दोगुनी होना, प्रति व्यक्ति आय कितनी बताते थे? प्रधानमंत्री जी चिंता कर रहे हैं, खुशी होती है, लेकिन ये चिंता फरवरी के आखिरी हफ्ते में हो जानी चाहिए थी। सबको पता था, इकोनॉमिस्ट को छोड़िए, ऑर्डिनरी सिटीजन्स को पता था, लेकिन 5 राज्यों के चुनाव थे। त्याग का पर्व तो मतदान के पर्व के बाद आएगा, तो त्याग के पर्व के बारे में बीते 48 घंटे में बोला जा रहा है। इसलिए चिंता ये होती है कि ये जो एक कालखंड में अचानक से प्रधानमंत्री जी को लगता है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, ये निरंतर भावना रहनी चाहिए। और अपने पार्टी के अपने मंत्रियों से भी आग्रह करें कि जितनी सलाह आपने दी है उसको सिर्फ फोटो के लिए इस्तेमाल ना करें। आज प्रधानमंत्री क्यों कह रहे कि सोना मत खरीदिए, तो बहुत एक डर का माहौल भारत में हो रहा है और लोग पैनिक मोड में है कि क्या हो रहा है। एकदम से प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल का आप कम उपयोग करिए। वो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतने दिन सब इलेक्शन का माहौल अनेक राज्यों में चल रहा था। ये ऐसे होगा और ऐसे हो सकता है। 1.5 साल से हम सब इंडिया अलायंस के जो घटक पक्ष है, हम कहते आ रहे हैं कि भैया सोचिए दुनिया में क्या चल रहा है, इकोनॉमी क्या चल रही है, क्या परिस्थिति है। और राहुल जी, प्रियंका जी, अखिलेश भैया, सबके अगर आप, स्टैलिन जी, आप उनके सब, और मेरे खुद के अगर आप पार्लियामेंट के सब भाषण 1-1.5 साल के नहीं किए, इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में हम सब कहते आ रहे हैं। पूरा देश इस वक्त सदमे में है। अगर आपने इतने कठोर कदम उठाने के लिए कहा है तो इसका मतलब अर्थव्यवस्था का काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल है, और यह आने वाले समय में और भी ज़्यादा बुरा हाल होने का अंदेशा है। देश ये जानना चाहता है कि हम कहाँ खड़े हैं, पता तो चले कि अर्थव्यवस्था कहाँ खड़ी है। केवल आदेश भर दे देने से तो काम नहीं चलेगा ना। मगर जो दावा विरोधी कर रहे हैं, क्या सच में वैसा ही है, या फिर मोदी के दुश्मन साफ साफ झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, मोदी के खिलाफ लोगों को भड़काने वाले स्क्रिप्ट लिख रहे हैं? चलिए कुछ फैक्ट्स आपको दिखाते हैं। भारत का करंट अकाउंट घाटा यानी सीएडी साल 2012 में यूपीए के वक्त 4.8% तक चला गया था, जब दुनिया भर में आर्थिक तूफान चल रहा था। उसके बाद कई बड़े झटके आए, लेकिन मोदी सरकार के समय औसत सीएडी सिर्फ -1.1% रहा, जबकि यूपीए के समय ये -2.2% का औसत था। यानी मोदी की सरकार में भारत की स्थिति सुधरी है, खराब नहीं हुई है। इसी तरह भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व्स 2014 में 314.9 अरब डॉलर था, आज ये बढ़कर 690.7 अरब डॉलर हो गया है, यानी 2 गुना से भी ज्यादा। 2019 के बाद दुनिया में कई बड़े आर्थिक झटके आए, फिर भी भारत अपनी स्थिति को मजबूत करता गया, जिसके दम पर अब भारत बाहरी समस्याओं से बेहतर तरीके से निपट सकता है। पश्चिम एशिया में संकट शुरू होने के बाद यानी 28 फरवरी से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार थोड़े कम हो गए, लेकिन फिर भी ये 2025 के औसत स्तर से ऊपर बने हुए हैं। 27 फरवरी 2026 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार
728.49 अरब डॉलर था, जो 1 मई 2026 को 690.69 अरब डॉलर हो गया। यानी संकट के बावजूद भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2025 के औसत से ऊपर ही है। इससे पता चलता है कि भारत की विदेशी पैसे की स्थिति अभी भी मजबूत है, भले ही दुनिया में अनिश्चितता हो।